हेलो यूट्यूब। आज हम लोग देखेंगे टाइम के बारे में। एक स्टूडेंट है 9th का और उसने मेरे से टाइम पे वीडियो बनाने के लिए बोला, तो मैंने सोचा क्यों ना फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया जाए इसी के साथ। तो आज से मैं ये जो वीडियो अपडेट करूँगा, जो भी वीडियो की थंबनेल में अगर आपको फाउंडेशन बैच लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि वो वीडियो 9th 10th और ख़ासकर 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मैं 9th 10th और 11th की सारी चीज़ें कवर करके चलूँगा यहीं पे। और सबसे पहला मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ टाइम के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़ तो यही, ये टाइम है क्या। हम लोग जब भी फिजिक्स में टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं। तो टाइम ये आया कहाँ से, है क्या, आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो भी मुझे नॉलेज होगा इसके बारे में, टाइम के बारे में, वो मैं आपके पास तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो अपने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थियरी आती हैं। एक होती है स्ट्रिंग थियरी, दूसरी होती है इन्फ्लेमेशन थियरी, और थर्ड वाली जो थियरी होती है वो होती है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग होता कहाँ पे है, तो बिग बैंग होता है ब्लैक होल्स में। ब्लैक होल्स जिनकी ग्रेविटी होती है इनफाइनाइट। ओके, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम, सन के अराउंड या अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करेंगे प्लैनेट्स। और ये जो सोलर सिस्टम होता है, ये सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है अपने गैलेक्सी में ब्लैक होल्स के अबाउट। सोलर सिस्टम ब्लैक होल्स के अबाउट रिवॉल्व करेगा और प्लैनेट्स सन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व करती हैं। इसीलिए हम लोग 5 चीज़ें अपनी फिजिक्स में पूरी कंजर्व करते हैं। और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ कलर। मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। आज मेरा पूरा फोकस जो होगा वो होगा टाइम के ऊपर। टाइम है क्या, आया कहाँ से। तो जरा देखिएगा, ये है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स इनफाइनाइट ग्रेविटी के ऐसे अपने हेवनली मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो सारी चीज़ों को थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सन जो है, अर्थ को ले लें, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिग बैंग जब हुआ था तो बिग बैंग के होने के बाद 10⁻⁻41 सेकेंड, जरा देखना टाइम पहली बार यहां से स्टार्ट हुआ है। जब सारी चीज़ें ब्लैक होल में थी उस समय टाइम भी मेरा क्या था, 0 था। उस समय टाइम का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब टाइम की शुरुआत हम लोग कहाँ से मान सकते हैं, तो जब बिग बैंग हुआ वहाँ से। बिग बैंग होता है, बिग बैंग होने के बाद 10⁻⁻41 सेकेंड के अंदर यहाँ पर होता है कॉस्मॉस फिनोमिना। कॉस्मॉस फिनोमिना क्या होती है, रेडिएशन से समझ सकते हो। जैसे सन जो है वो रेडिएशन से 7 तरीके की वेव्स को इमिट करता है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ब्लैक होल्स होगा तो ये इमिशन और ज़्यादा होगा और हाई लेवल पे ये इमिशन करेगा। और ब्लैक होल्स पूरा का पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड था। सडनली इसमें एक एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन के 10⁻⁻41 एक सेकेंड का 10⁻⁻41 सेकेंड में क्या होता है, कॉस्मॉस। और उस समय सारे फोर्सेस जो थे वो यूनिफाइड थे। आप बोलोगे सर फोर्सेस यूनिफाइड, बिल्कुल। जिन लोगों ने मेरा एटम वाला वीडियो नहीं देखा होगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है पार्टिकल 2 तरीके के, एक बोसॉन, दूसरे फर्मियंस। बोसॉन पार्टिकल जो होते हैं वो फोर्स का नेचर शो करते हैं और फर्मियंस जो होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया करते हैं। मतलब एटम सिमेट्रिक नहीं होते। ओके, सारे फोर्सेस यूनिफाइड थे। सबसे पहले यहाँ से अलग हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सप्लोजन के बाद में जो सबसे पहला फोर्स उस जितना भी मैटर था उसके अंदर आया है वो उसने जनरेट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में अलग हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब एक्सप्लोजन होगा कम समय में सारे पार्टिकल क्या पूरा का पूरा मास जो होगा बिल्कुल पास में कंसंट्रेटेड होगा और शॉर्ट रेंज फोर्स में एग्जिस्ट करता है मेरा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आने के बाद ही हमारे एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। और हम 9th में पढ़ते हैं कि हमारा जो एटम होता है, एटम मिलके बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड। तो एटम के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई है? जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा इंटर किया है, उसके बाद। अच्छा, उस समय में भी सबसे पहले निकला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में निकला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। अभी भी फोर्सेस क्या थे? इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस यूनिफाइड थे। उसके बाद में अलग हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटॉन्स। ग्लूऑन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्लूऑन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस, इसमें से दो फोर्सेस अलग हुए हैं। उनमें सबसे पहले अलग हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो किसकी वजह से आता है? तो फोटॉन्स पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। उसके बाद में आया वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये आता है WZ बोसॉन पार्टिकल की वजह से डेवलप होता है मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बिग बैंग जब हुआ है, बिग बैंग के बाद में सबसे पहले कॉस्मॉस, सारे फोर्सेस यूनिफाइड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में अलग हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहले, और फिर आया है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जब बिग बैंग था उस समय पर हमारा टाइम भी क्या था? जीरो था। अभी मैं बताता हूं ये टाइम जीरो क्यों था। जिसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है उसके लिए टाइम रुक जाता है। टाइम का चैप्टर ही है, टाइम के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, तो होता क्या है? T=0 पे बिग बैंग था, और उस समय टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि बिग बैंग की जो ग्रेविटी होती है वो होती है मेरी इनफाइनाइट। ठीक है, टाइम को समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायमेंशन की हेल्प लेता हूं, ताकि डायमेंशन से आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। देखो, डायमेंशन और एक्सिस में फ़र्क होता है। एक्सिस होती हैं हमारी 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। खास बात क्या है इनकी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जब डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला डायमेंशन जो आता है वो आता है लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ लेंथ है, और ये लेंथ आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे हो सकती है। पहला डायमेंशन कौन सा? लीनियर डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन आता है हमारा प्लेनर डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन प्लेनर, जब दो एक्सिस मर्ज करें या मीट करें, जैसे एक्स और वाई एक्सिस को आप मीट करोगे तो वो एक प्लेन को जनरेट करती हैं। प्लेनर ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो हमारे बोले जाते हैं प्लेनर डायमेंशन के। जैसे ये बोर्ड की ही बात कर लूं मैं, बोर्ड में एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, दोनों को मर्ज करोगे तो क्या एक बोर्ड बन के आ जाएगा ये, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड डायमेंशन जो आता है वो आता है हमारा स्पेस डायमेंशन। स्पेस डायमेंशन, और इसमें तीनों एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस भी होगी। मतलब जैसे वो सारे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर वॉल्यूम पाया जाएगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस डायमेंशन के होंगे? स्पेस टाइम डायमेंशन के होंगे। इसमें भी तीनों एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ आता है मेरा स्पेस टाइम डायमेंशन। ओके, पहली बार जब इस स्पेस में टाइम इन्वॉल्व होता है तो बनता है मेरा स्पेस टाइम डायमेंशन। जिस डायमेंशन में हम लोग, मेरे को आप देख रहे होगे इस समय वीडियो पे, तो वो स्पेस डायमेंशन बनूंगा मैं। और स्पेस डायमेंशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कौन सा डायमेंशन बना? स्पेस टाइम डायमेंशन होता है। डायमेंशन 4 मेरे, लीनियर, प्लेनर, स्पेस और स्पेस टाइम। इसी स्पेस टाइम डायमेंशन में लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने ये देखा कि सेब गिरा ऊपर से, और वो किस टाइम डायमेंशन में होगा? स्पेस टाइम डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन में मेरा ऑब्जेक्ट था सेब, और वो सडनली गिर गया। स्पेस टाइम डायमेंशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो फोर्स 3 तरीके से लग सकता है। एक ही बात को न्यूटन ने 3 तरीके से बोला। फर्स्ट उन्होंने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। कब तक?
जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। तो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकेंड लॉ, न्यूटन ने फोर्स को ही बताने के लिए दूसरा लॉ दिया अपना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो इक्वल टू द फोर्स होता है। फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टी से डिनोट कर दे रहा हूं इसको। थर्ड उन्होंने बोला एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ जो था उनका वो था एक्शन रिएक्शन। इस स्पेस टाइम डायमेंशन में अगर कहीं पर भी फोर्स डेवलप होगा तो उस फोर्स को न्यूटन ने 3 तरीके से बताया है एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो इक्वल टू द फोर्स होगा। और थर्ड लॉ क्या होता है? वो होता है एक्शन रिएक्शन। काफी दिनों तक न्यूटन भाई साहब चलते रहे। कब तक? जब तक कि आइंस्टीन नहीं आ गए। और आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन ने बताया कि ये जो स्पेस टाइम डायमेंशन है ना, फोर्थ डायमेंशन भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। ग्रेविटी जो होती है वो स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट करती है और वहीं पर बनेगा मेरा फिफ्थ डायमेंशन, जो चीजें बताई हैं आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, तो टाइम के आने से देखो सबसे पहले मेरा फोर्थ डायमेंशन बना है स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम में ही सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया है, 3 लॉ। और इस स्पेस टाइम डायमेंशन को डिस्टॉर्ट कौन करता है? तो ग्रेविटी डिस्टॉर्ट करती है। और बोला कौन है? आइंस्टीन ने बताया है कि स्पेस टाइम डायमेंशन को ग्रेविटी डिस्टॉर्ट करती है। और ये जो फिफ्थ डायमेंशन होगा, फिफ्थ डायमेंशन में ही हमारी टाइम मशीन होगी। तो टाइम के बारे में जरा हम लोग देख रहे हैं। एक चीज और, अब टाइम के मैं कुछ एस्पेक्ट बताता हूं आपको। जैसे 10⁻⁻41 सेकेंड के अंदर क्या हुआ था? कॉस्मॉस हुआ था। इलेक्ट्रॉन जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करता है तो 10⁻⁻7 सेकेंड के लिए वो ऊपर रुकता है। क्लियर है? ओके, सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बीइंग का जो रिएक्शन टाइम होता है वो होता है 1/10 सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज 1 सेकेंड के 1/10वें हिस्से में होगी तो वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहीं पे धोनी का रिएक्शन टाइम बताना चाहता हूं। धोनी का रिएक्शन टाइम है अपने कैप्टन का 0.18 सेकेंड। मतलब अगर धोनी ने 0.8 सेकेंड और कम लिया होता तो धोनी ने पीछे से स्टंप कब कर दिया वो हम लोग देख ही ना पाते। आप सोचिएगा धोनी का दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा होगा, जिसका रिएक्शन टाइम है 0.18 सेकेंड। ओके, तो अब ये टाइम जो होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें होती हैं। कोई भी चीज हम लोग स्पेस टाइम डायमेंशन में करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम किया करते हैं। आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी स्पेस टाइम को क्या करती है? डिस्टॉर्ट करती है। जरा सुनना कैसे करती है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो टाइम धीरे धीरे उसके लिए क्या करेगा? रुकेगा। और अगर ग्रेविटी कम होगी तो टाइम उसके लिए ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। ग्रेविटी ज़्यादा होती जाएगी तो टाइम रुकता जाएगा। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इनफाइनाइट, इसकी वजह से टाइम वहाँ पे जाके क्या होता है? रुक जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि अगर 2 पर्सन को ले लीजिए आप और एक पर्सन को अर्थ पे रखिए और दूसरे को एक ऐसे सैटेलाइट जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हो बैठा के छोड़ दीजिए उनको। और जो सैटेलाइट से गया है आदमी, अगर वो अपनी घड़ी से 1 घंटे बाद वो घूम के आएगा तो अर्थ पे पूरे 9 साल गुजर जाएंगे। ये भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने बताया? तो आइंस्टीन ने बताया। ओके, तो अगर कोई पूछे कि ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी इनफाइनाइट वहाँ पे टाइम 0, कहाँ पे होता है? ब्लैक होल्स में होता है। तो ब्लैक होल्स के पास पहुँच के टाइम अगर 0 हो गया तो क्या फिजिक्स की सारी चीज़ें जो स्पेस टाइम डायमेंशन में हो रही हैं वो भी तो हो गई 0, क्योंकि टाइम हो गया 0। मतलब कि जब टाइम 0 था, अगर टाइम ही 0 हो गया तो सारी चीज़ें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तब तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी गलत हो गया। तो अगर ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इनफाइनाइट है और टाइम 0 हो जा रहा है
तो टाइम ज़ीरो होने का मतलब है कि फिजिक्स ये कहता है कि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। और अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो भाई साहब ये ब्लैक होल्स का मैटर कहाँ से आया। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थियरी आती है हमारी, थियरी ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, दैट्स फॉर टुडे क्लास बॉयज।